नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और आप सभी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा दिन ये चल रहा था और आप लोगों के आ जाने से एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो गई। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ये तो शाम हो रही है, आपके दिन की शुरुआत अब हो रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप लोगों के आने से ही दिन बनता है। ठीक है, तो आप समझिए कि आप कितने मजबूत व्यक्तित्व रखते होंगे जो आप क्लास के अंदर उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैं कैसा हूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे और अच्छे प्रकार से आप समझने के लिए तैयार होंगे कि क्या कुछ चीजें आपके लिए चलने वाली हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे पुराने वाले लेक्चर छूट गए थे, उन सभी को कंप्लीट करके आज मैं आया हूँ। बहुत बेहतरीन। कैसे हो आप लोग, अब बताओ। नमस्ते भाई, नमस्ते। वडक्कम। बताएं कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, क्लास के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर क्लास के अंदर एनर्जी नहीं हुई तो उस क्लास को लेने का क्या औचित्य बना वत्स? याद रखिएगा, क्लास में एनर्जी एक अलग लेवल की होनी चाहिए, तभी क्लास लेने का कोई तात्पर्य बनता है, अन्यथा कोई तात्पर्य इसका नहीं बनता। मेरे आने के बाद भी अब भी तुम ऐसे शर्मा रहे हो, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, खींच के रखिए काम और एकदम से तगड़े तरीके से काम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहां पर हमने इस टॉपिक को कल छोड़ा था, क्योंकि वहीं से आगे ये टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन ढंग से आप समझिए और यहां पर हम देखते हैं बेसिकली, यहां पर हम कल बात कंप्लीट कर चुके थे। मैं ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसके बारे में आपको व्याख्या कर रहा था। उसके बारे में समझने के लिए क्या आप तैयार हैं? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? इन शब्दों को समझाया जाएगा, परंतु अभी नहीं। पहले हम सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, उसके बाद में इस एक एक शब्द को समझा दूंगा। चैम्बरलेन क्या होता है, पुलिस अधिकारी क्या होता है, हर एक चीज को याद रखना। यह बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि तलवार से बिजली कड़के लाल लहू होवे धरती, प्रभु मोहे ऐसा वर्दियो कि विजय हो या वीर गति। सीधे तौर पर भाई ये शब्द है जो एक कविता से मेरे साथ रहेगा और ये मेरे साथ रहेंगे। चलो खींच के रखो, आगे बढ़ते हैं। जो चीजें हमारी चल रही थी उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से। हम ऋग्वैदिक काल समाज के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। अब ऋग्वैदिक काल के समाज के अंदर कुछ नदियां थी, उन नदियों के कुछ विशेष नाम होते हैं। उन विशेष नामों के बारे में समझिए। ऋग्वैदिक कालीन समाज, हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक कालीन समाज। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक समाज। इसके बाद उत्तर वैदिक समाज के बारे में पढ़ के आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और कुछ क्वेश्चंस भी इसके लगाने होंगे, यही तात्पर्य कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक, ठीक है, सोसाइटी, समाज। अब ऋग्वैदिक सोसाइटी के अंदर आपको कई बार पूछा जाता है कि रिवर्स के नेम बता दीजिए, रिवर्स के नेम बता दीजिए। तो समझिए रिवर्स के नेम क्या होते हैं। चलो बहुत देर हो गई, अब ध्यान से समझो, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट नदियों के प्राचीन नाम। नदियों के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स, ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स। ओल्ड नेम ऑफ रिवर्स के बारे में बात करते हैं, राइट? जी हाँ। तो बहुत ध्यान से इसमें समझिएगा। ओल्ड नेम, सबसे पहले आपको कुछ नदियां देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिंधु का, तो सिंधु को हिरब बोलते थे। हिरब बोलते थे, क्या हिरब बोलते थे? हिरण्य बोलते थे। सिंधु को क्या बोलते थे बाबू? सिंधु। ये नदी है सिंधु, इसको इंडस बोलते हैं इंग्लिश में। और वैसे इसको बोला जाता था प्राचीन नाम हिरब, हिरब बोला जाता था, हिरब। ठीक है, क्या बोलते थे बाबू? हिरब इसको बोला जाता था। या कई बार इसको हिरण्य भी बोला गया है, हिरण्य या सिंध भी बोला गया है, हिरण्य, हिरण्य भी इसको बोला गया है, हिरण्य, हिरण्य इसको बोला गया हिरण्य, या हिरण्य के साथ साथ इसको सिंध भी बोला गया है। तो ऑब्वियसली बात है सिंध तो बोला ही जाएगा, लेकिन आपको जो टर्म याद रखना है वो याद रखना है हिरण्य, हिरण्य। इंग्लिश में लिख लीजिए हिरब, हिरण्य, हिरण्य और सिंध, ये इसके नाम है। इसके अलावा बाकी अगर मैं रिवर्स की बात करूं, आपको रिवर देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपको देखने को मिलती है चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब को लिखिए, फटाफट बताइए चिनाब नदी को क्या बोलेंगे? चिनाब, चिनाब, चिनाब को बोलेंगे चंद्रभाग। चिनाब को क्या बोलेंगे बाबू? चिनाब को बोलेंगे चंद्रभाग, चंद्रभाग बोला जाएगा, चंद्रभाग। ठीक है, चलो
व्यास नदी को बिपाशा, व्यास नदी को, ठीक है, व्यास व्यास नदी को बोला जाएगा विपाशा, व्यास नदी को बोला जाएगा विपाशा, विपाशा, ठीक है। चलो, झेलम को बोला जाएगा वितस्ता, झेलम को क्या बोला जाएगा, झेलम को वितस्ता, हाइडिस्पीसीज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको वितस्ता बोलते हैं, वितस्ता, वितस्ता। कई जो ग्रीक ग्रंथ है, ग्रीक ग्रंथ है, वहां पर इसको एक नाम दूसरा भी दिया जाता है, इसको ग्रीक ग्रंथों में एक नाम दिया जाता है हाइडिस्पीसीज, या हाइडिस्पीसीज भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। इस समय आपको अलग अलग होती थी, जैसे झेलम के अंतर्गत तो आप देख ही चुके हैं। काबुल नदी होती थी जिसको कुंभा बोलते थे, काबुल को कुंभा बोलते थे, काबुल रिवर को कुंभा, यह पाकिस्तानी रिवर है काबुल, काबुल रिवर को उस समय बोला जाता था कुंभा, काबुल को बोलते थे बाबू कुंभा रिवर, कुंभा रिवर इसको बोलते थे, कुंभा, ठीक है, कुंभा इसको बोला जाता था, ठीक है, कुंभा इसको बोला जाता था। नेक्स्ट इसके अंतर्गत लिखिएगा स्वात, जिसको सुवस्तु बोला जाता था, स्वात रिवर को सुवस्तु बोला जाता था, स्वात रिवर को क्या बोलते थे बाबू, सुवस्तु, स्वात रिवर को सुवस्तु बोला जाता था, स्वात रिवर को बोलते थे, स्वात रिवर को बोलते थे सुवस्तु, ठीक है, स्वात रिवर को सुवस्तु बोला जाता था। स्वात रिवर को सुवस्तु बोलते थे, स्वात को सुवस्तु बोलते थे, सुवस्तु, स्वात रिवर को सुवस्तु बोला जाता था, स्वात रिवर को सुवस्तु बोला जाता था, क्या बोलते थे, सुवस्तु। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट लिख लेना कि जैसे सर अश्किनी बोलते हैं बाबू, चिनाब को चंद्रभाग के साथ साथ अश्किनी भी बोला जाता है, चंद्रभाग गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अश्किनी नाम भी इसको दिया जाता है, अश्किनी, अश्किनी नाम भी इसको दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के, ठीक है, ठीक है, याद रखना। जी हाँ बाबू, ये कुंभा लिखा हुआ है, कुंभा, अंकी बिंदी नहीं देख रहे आप, कुंभा है ये, कुंभा, कुंभा नहीं है, कुंभा है ये, अंकी बिंदी क्यों लगाई है फिर मैंने, हाँ, कुंभा है ये, KUNBHA, कुंभा, वितस्ता, VITASTA, वितस्ता, दिस इज बिपाशा, BIPASA, दिस इज अश्किनी, ASKANI, अश्किनी, अश्किनी, ठीक है, एंड दिस इज सुवस्तु, SUVASTU, दैट इज सुवस्तु, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लिखिए, गंडक को सदा नीरा, गंडक को बोलते थे सदा नीरा, गंडक रिवर को बोलते हैं, गंडक को सदा नीरा बोला जाता था, गंडक को बोलते हैं बाबू सदा नीरा, गंडक दैट इज कॉल्ड एज सदा नीरा, सदा नीरा इसको बोला जाता है, सदा नीरा, क्या बोलते हैं बाबू इसको, सदा नीरा इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। घग्गर को दुष्दती, गंडक, गंडक को बोलते थे सदा नीरा, एंड जो आपकी घग्गर है उसको बोलते थे दुष्दती, गंडक को बोलते थे दुष्दती, गंडक का हो गया, घग्गर को दुष्दती, घग्गर को बोलते थे दुष्दती, दुष्दती, सरस्वती भी बोलते थे बाबू, सरस्वती, दुष्दती, सरस्वती बहुत फेमस है, घग्गर, घग्गर रिवर को दुष्दती या सरस्वती बोला जाता था, ठीक है। चलो, इवन इसको नदी तमा बोलते थे, सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू नदी तमा, सबसे पवित्र नदी, नदी तमा इसको बोला जाता था, नदी तमा, नदी तमा सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र रिवर, सबसे पवित्र रिवर नदी तमा इसको बोलते थे, सबसे पवित्र रिवर। पूछा जाता है सबसे पवित्र रिवर कौन सी थी बाबू, घग्गर रिवर थी, सबसे ज्यादा पवित्र थी, ठीक है। चलिए, गोमती को गोमल बोलते थे, जो बच्चा पूछा गोमती, गोमती को गोमल बोलते थे, गोमती को बोलते थे गोमल, गोमती को बोलते थे गोमल, लखनऊ जिसके किनारे बसा हुआ है गोमती, इसको बोलते थे गोमल, ठीक है, गोमल बोलते थे, गोमल। अब बाबू एक आपकी रिवर बची है कोई सी, पुरुषणी बची है, रावी नदी को बोलते थे पुरुषणी, रावी रिवर को क्या बोलते थे, रावी, रावी नदी को बोलते थे पुरुषणी, ठीक है, रावी रिवर को बोलते थे पुरुषणी, 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 पुरुषणी बोला जाता था रावी को, तो लिख लीजिएगा पुरुषणी,
पुरुषनी बोलते हैं, पुरुषनी। ठीक है जी हाँ। तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। सतलुज को शतुद्री, सतलुज लिखा नहीं है, लिख लीजिए सतलुज को शतुद्री। सतलज नदी को क्या बोलते हैं? सतलज, सतलज रिवर को बोलते हैं शतुद्री, 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 SHATUDRI, शतुद्री। ठीक है, इसको शतुद्री बोलते हैं, शतुद्री। ठीक है जी हाँ। तो इस प्रकार से आपको यह देखने को मिल जाता है, सतलज को शतुद्री के नाम से जाना जाता है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए, जिनके बारे में बाबू आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ये वो विशेष रिवर्स हैं। अब ये ऋग्वेद सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि नदियों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो कृपया करके इसके वो बाबू नोट कर लीजिए। गंगा रिवर का जिक्र इस प्रकार से नहीं देखने को मिलता। गंगा रिवर का जो जिक्र है बाबू वो इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता। गंगा रिवर का जिक्र इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता बिल्कुल भी। ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। अब जो समाज था उसमें बहुत बात देखना कि यहां बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं होता था, और इवन सती प्रथा भी नहीं होती थी। लेकिन इसके अंतर्गत आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यह नियोग प्रथा चलती थी। अब आखिरकार ये क्या है? ये बहुत ऑर्थोडॉक्स चीज है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ऑर्थोडॉक्स है। आज की डेट में अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा अभी तो ये बहुत वैसी बात हो जाएगी, मतलब अरे क्या ही बोल दिया। ठीक है, कुछ वैसी बात हो जाएगी। ठीक है, झेलम बेटा लिख तो दिया, झेलम को वितस्ता बोलते थे। साथ में इसको अगर लिखना चाहो तो हाइड स्पीसीज भी बोलते थे। ग्रीक में हाइड स्पीसीज बोलते हैं, इसे हाइड स्पीसीज बोलते हैं। हाइड स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज बोलते हैं इसको, हाइड स्पीसीज। लेकिन ये सिर्फ ग्रीक भाषाओं में बोलते हैं, ग्रीक में इसको ऐसा बोलेंगे। अब नियोग वगैरह को समझना, नियोग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं वैदिक सभ्यता को जानना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां के समाज को बता रहा हूं कि समाज कैसा था। तो बाबू जो ऋग्वेद था, ऋग्वैदिक समाज की ही बात कर रहा हूं मैं अभी भी। ऋग्वैदिक समाज, महाभारत वो उत्तर वैदिक में आएगी, रामायण अभी आएंगी थोड़ी देर में, 5 मिनट में। ऋग्वैदिक समाज, इसी की बात कर रहा हूं। तो ऋग्वैदिक समाज में मैंने बताया आपको, जस्ट अभी बताया है कि भैया जी यहां पर आपको किसी भी प्रकार से बाल विवाह नहीं देखने को मिलता। बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, कोई बाल विवाह नहीं था। नो चाइल्ड मैरिज, नो चाइल्ड मैरिज। ठीक है, जैसे आज की डेट में बहुत सारे राजस्थान के लोगों का इस बात को लेकर व्यंग उड़ाया जाता है कई बार कि सर जी आप जो है ये बताइए कि सर जी बच्चों का विवाह हो जाता है क्या राजस्थान में? जल्दी नहीं होता। दरअसल वो सिर्फ एक कहने की बात हो गई। बट हाँ, कुछ जनजाति राजस्थान में अभी भी ऐसी हैं जो अभी भी मानते हैं यहां पर। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट, जब मैंने बताया बाल विवाह नहीं था। दूसरा, सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। नो सती सिस्टम। अब सती सिस्टम क्या होता है पहले वो समझिए। हमें सती सिस्टम के जो सबसे पहले अभिलेख मिलते हैं बाबू वो गुप्ता काल में मिलते हैं। कहां मिलते हैं बाबू? गुप्त काल में मिलते हैं। अब गुप्त काल के ये जो बात हम कर रहे हैं गुप्त काल से बहुत पुरानी चल रही है, हजारों साल पुरानी चल रही है गुप्त काल से बात। ये तो इस टाइम पे था ही नहीं, है ना। सती प्रथा में क्या होता है, जब एक पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पत्नी को, उस औरत को जबरदस्ती उसी की जो वो होती है ना जहां पर उनको जलाया जाता है उसी के साथ जला दिया जाता था कि अब समाज में तेरे लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम बात करें जो ऋग्वैदिक समाज था वहां ऐसी कोई प्रथा ही नहीं थी। प्लस यहां विधवा पुनर्विवाह विवाह प्रचलित था, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था, पुनर्विवाह प्रचलित था, विधवा पुनर्विवाह था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विडो रीमैरिज होती थी, विडो रीमैरिज होती थी। और इस सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप समझेंगे ना बाबू, इस सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि ऋग्वैदिक समाज मैट्रियार्कियल था। मैट्रियार्कियल था क्योंकि यह समाज जो था दैट वाज समाज मैट्रियार्कल था, मैट्रियार्कल था, मैट्रियार्कल था। कैसा था बाबू? समाज आपको मैट्रियार्कल देखने को मिल जाएगा, मैट्रियार्कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी पैट्रियार्कल देखने को मिल जाएगा, आई एम सॉरी,
पैट्रियर्कल। मैट्रियर्कल बाबू इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बट ये पैट्रियर्कल थी। पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक समाज। ठीक है, पैट्रियर्कल सोसाइटी, पैट्रियर्कल सोसाइटी थी। ठीक है, पैट्रियर्कल सोसाइटी थी। हाँ, अब यहां पे बात को समझना कि आपको पैट्रियर्कल सोसाइटी देखने को मिल रही है, यानी घर के अंदर जो जितने भी ऐसे पुरुष हैं उनकी ज्यादा चलती थी, उसके बावजूद भी समाज इतना बढ़िया था कि वहां बच्चों की शादी नहीं होती थी। ठीक है, इवन सती प्रथा जो थी वो चलती थी, है ना। सती प्रथा जो है नहीं चलती थी, नो सती सिस्टम। विधवा पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ये सब एक अच्छी सोसाइटी की निशानी होती है। इवन पर्दा प्रथा भी यहां पर नहीं थी। पर्दा प्रथा सर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, देखो यार अलग अलग लोगों के विचार हैं। अब आप उनके विचारों पर उंगली नहीं उठा सकते कि पर्दा प्रथा इसलिए किया जाता है ताकि महिला का मान सम्मान हो, तो ऐसा भी नहीं है। औरत तो ऐसी भी होती है, पर्दा लग रहा है, मतलब उन्होंने घूंघट करा हुआ है, घूंघट में से ही अंदर से भीतर से बात आ रही है। ठीक है, अलग ही गाली बकी जा रही है, तो ऐसा भी होता है। और ऐसी भी औरतें होती हैं जो पर्दा नहीं करती हैं, उसके बाद भी मान सम्मान का भाव बहुत अधिक दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो अब क्या फायदा अगर पर्दा करने के बाद भी सास पे हाथ छोड़ दिया, तो क्या मतलब है इस चीज का, क्या पर्दे का रह गया। तो किसी के अंतर्गत मान सम्मान की भावना उत्पन्न कराना यह किसी भी प्रकार से किसी पर्दे से निर्भर नहीं करता। बात आई समझ में। हाँ, तो ये चीज आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता था। और देखो, वास्तविक पुरुष वही है जो महिलाओं का सम्मान करे। ठीक है, मैं बहुत बहुत वैसी कॉमन बात कर रहा हूं कि वास्तविक पुरुष वही है जो महिलाओं का सम्मान करे। अगर आप महिलाओं पे मतलब उनसे उल्टा बोल रहे हैं, आप उनके लिए चार शब्द कटु शब्द बोल रहे हैं, आप उन पर हिंसात्मक व्यवहार दिखा रहे हैं, तो आप पुरुष कहां से रह गए फिर आप। ठीक है, जब आप पुरुष कहलाने के योग्य आप तभी हैं जब आप उस स्त्री का सम्मान करें। देखो, स्त्री सब कुछ है, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको जन्म देने वाली स्त्री है, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली स्त्री है। ठीक है, तो इसमें समझिए कि जीवन की जो मुख्य धारा है वो स्त्रियों से जुड़ी हुई है। तो जितने हकदार आप इस जीवन के हैं, उतनी हकदार वो भी हैं कि जी हम तो कमा के लेकर आते हैं, उसको मैनेज कौन कर रहा है घर पे। ठीक है, क्या स्त्री के बगैर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता? नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जितने जरूरी आप हैं, इतनी ही जरूरी वो भी हैं, तो उनका सम्मान बेहद जरूरी है। ये अब मैं इसीलिए बताता हूं कि ये तो आप याद कर दोगे, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बनोगे? वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिस प्रकार से मैं बातें करता हूं, तो उनको आप जीवन में भी कई बार प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब कोई लड़की जा रही है, उसके पीछे चल दिए हाथ घुमाते हुए, क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, तो उस चीज में ना वो आपके दिमाग में वो सर्टेनिटी आनी चाहिए। समझे बात? तो एक अच्छा समाज बनाने में हमारा योगदान होगा। कल को आप इस क्लास में से निकलोगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कल को जाके सब इंस्पेक्टर लगेंगे, कुछ इंस्पेक्टर भी लगेंगे। तो वहां आपके स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आ रही है, आप उन्हीं की तरफ देखने लगे, क्या वो रिपोर्ट दर्ज करा पाएगी? क्या आप एक अच्छे इंसान साबित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो बड़ी बात यही है, एक अच्छी मानसिकता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी ना हो कि आपके रहते हुए आपके साइड में चल रही लड़की आपको देखे और देख के वहां से चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में ये कमाना है पहले, समझ में? बस ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर समझिएगा, जैसा मैंने बताया यहां पर विधवा पुनर्विवाह तो था ही, विधवा पुनर्विवाह तो था ही, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि यहां पर कई बार कुछ इस प्रकार के उल्लेख भी मिलते हैं कि अंतरजातीय विवाह भी होता था और नियोग प्रथा भी होती थी। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रचलित था, प्रचलित था। और बच्चे, नियोग प्रथा भी यहां चलती थी, नियोग सिस्टम भी चलता था, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा ये केवल संतान प्राप्ति के लिए चलता था। नियोग प्रथा केवल वंश आगे बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये चलता था। आप कह सकते हैं जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार से जरूरी था, राइट। तो अंतरजातीय विवाह जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि यह प्रचलित था। दोनों ही चीजें आपको प्रचलित देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब समझना कि बाबू यहां दो प्रकार के विवाह हो सकते थे, अनुलोम और अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह हो सकता था, अनुलोम विवाह हो सकता था, प्रतिलोम विवाह भी हो सकता था, प्रतिलोम विवाह भी हो सकता था।
उत्तर वैदिक काल में विवाह के कई सारे प्रकार है, लेकिन यहां सबसे बड़े प्रकार ही अनुलोम और विलोम है। अब अनुलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या होता है, इसको मतलब पहले तो लिखो सही, अनुलोम होता है, अनुलोम अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह के अंदर क्या होगा, सीधे तौर पर होगा कि एक उच्च वर्ग के पुरुष ने निम्न वर्ग में शादी कर ली। इसमें एक हाई क्लास उच्च वर्ग का व्यक्ति है, उच्च वर्ग का लड़का है, उच्च वर्ग का लड़का है, लड़का, और उसने निम्न वर्ग में शादी कर दी, निम्न वर्ग में शादी कर ली। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं सर जी जब जाति व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी ही नहीं तो ये जात कहां से आई। उनका फैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, जब जाति प्रथा ऋग्वेद में थी ही नहीं तो ये आई कहां से। दरअसल मैंने क्या बताया कि मेरे भाई जाति व्यवस्था पहले से है, बट उसका आधार क्या था, वो बात है यहां पे ये बाबू, उसका आधार क्या था, वर्किंग, उसका आधार था वर्किंग। ठीक है, जब जन्म के आधार पर, मतलब ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा नहीं होता था, तब क्षत्रिय के घर क्षत्रिय पैदा नहीं होता था, क्षत्रिय के घर एक पुत्र या पुत्री पैदा होती थी, उनके कर्म यह डिसाइड करते थे वो क्या बनेंगे। तो कास्टिज्म पहले से ही था, ठीक है, लेकिन उसका आधार परिवर्तित होता चला गया। क्या कास्टिज्म समाज की एक इकाई है, क्या यह होना चाहिए। देखो कास्टिज्म का होना या ना होना, अगर हम वेदों की माने तो भाई कास्टिज्म का होना जरूरी है, क्योंकि समाज में जब तक पृथक्करण नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें देखने को मिलती हैं। उच्च वर्ग का लड़का है और ये निम्न वर्ग की लड़की से विवाह कर देता है, निम्न वर्ग की लड़की तक कर देता है विवाह, निम्न वर्ग की लड़की से विवाह, निम्न वर्ग की लड़की से विवाह, कन्या से विवाह कर दिया। यहां बिल्कुल उल्टा होता था, यहां निम्न वर्ग का लड़का होता था, निम्न वर्ग का लड़का होता था और वो स्वर्णा महिला से शादी कर देता था। स्वर्णा मतलब ऊंची क्लास की महिला, निम्न वर्ग का लड़का होता था, निम्न वर्ग का लड़का, और ये उच्च वर्ग की लड़की से शादी कर देता था, उच्च वर्ग से, उच्च वर्ग की कन्या से शादी कर देता था, हायर क्लास। इसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। अच्छा, आपके यहां इंटरकास्ट मैरिज होती है, मुझे बताओगे एक बार। देखो अगर मैं अपने यहां बताऊं तो हमारे यहां इसको बहुत गलत माना जाता है, मतलब मैं सामाजिक तौर पे बात कर रहा हूं, मैं बहुत सामाजिक आदमी भी हूं, अगर मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं, मैं काफी सामाजिक आदमी हूं। इतना सामाजिक आदमी हूं, जब कई बार जैसे मैं बाहर होता हूं तो जैसे कोई किसी को कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो जो दादा वादा लोग, ताऊ लोग बैठे होते हैं पंचायत वगैरह में, खाप वगैरह जो होती है, अगर आपने सुना हो, तो उसमें मेरी बात सुन लेते हैं लोग। ठीक है, हाँ मतलब मेरी अभी उतनी उम्र नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, कि तुमसे पूछा ही पूछा जाएगा, नहीं। अगर मैं वहां से निकल रहा हूं तो पूछ लेंगे कि अरे भैया ऐसा ऐसा है, तो मैं कई बार बता देता हूँ कि नहीं यार ये गलत है ये सही है, तो उस थोड़ी बहुत मेरी बात को वजन दिया जाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी वैसा हूं, समाज में मैं रहा हूं। तो बात यह है कि इंटरकास्ट मैरिज को नहीं माना जाता, कहते हैं कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होंगे तो जो एक स्पेसिफिक डीएनए चला आ रहा है वो डीएनए खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इंटरकास्ट मैरिज। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब मैं यहां किसी एक विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वर्ग का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो जाती है तब तक समाज में से जाति व्यवस्था खत्म ही नहीं होगी। यह भी एक कथन है। तो यह सिर्फ लोगों के विचार के कारण होता है। ठीक है, अब देखो सचिन यादव कह रहे हैं कि सर कास्ट की वजह से मैंने अपनी महिला मित्र को जान ही दिया। सचिन आप मुझे एड्रेस बता दो अपना, मैं आता हूं ना, मैं आता हूं आपके पास। लठ तोड़ना भी तो पड़ेगा भाई, आप पैसे थोड़ी काबू में आओगे तुम, है ना। मन है यहां बता रहा है सचिन। हाँ हमारे यहाँ इसको थोड़ा गलत माना जाता है, लेकिन उस समय यह चलता था। अब वहां पे वो उनके क्या विचार रहे वो उस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज को अगर देखा जाए तो इसमें लोगों के अपने अपने मानसिक विचार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नियोग प्रथा क्या होती थी। देखो नियोग प्रथा है थोड़ी ऑर्थोडॉक्स। जिस महिला के बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके पति के साथ, तो कई बार वह जो उसका पति होता था वह उनको आज्ञा दे देता था कि आप किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना सकती हैं, लेकिन वह संबंध जो बनाया जाएगा वो केवल वंश बढ़ाने या जनसंख्या बढ़ाने के लिए होगा। और वो जो व्यक्ति होगा ना जिससे उनको जिस पुरुष की वजह से उनको संतान की प्राप्ति हुई है, वह उस व्यक्ति के पुत्र के ऊपर अधिकार नहीं दर्शा सकता। ये था नियोग प्रथा। अब आज की डेट में नियोग प्रथा के बारे में किसी को कहोगे वह कैसी बात कर रहा है, ये कैसी बात हो गई,
तो ये चीज गलत है। लेकिन तमिलनाडु में इसका नियोग मेला लगता है, नियोग मेला लगता है, प्रथा तो छोड़ो मेला लग रहा है वहां, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलती है। तो चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं, बट नियोग सिस्टम आपको तब देखने को मिलता था। नियोग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव केवल एक था, वंश बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। सर कैसी बात बोल रहे हो, ये तो आप, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं सर, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं है, आज तक सुना है आपने? महाभारत में क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र और जो पांडु थे वो किस प्रथा के वजह से हुए थे? वो दरअसली नियोग प्रथा के कारण ही हुए थे, ठीक है। अंबालिका जी के बारे में आपने सुना होगा, अंबा और अंबालिका ये दो रानियां थी, पितामह भीष्म इनका एब्डक्शन करके लेकर आए थे, जरूरी था, क्षत्रिय वंश की शान की बात है, ठीक है। तो बात को समझिए। तो अब जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी थी तो भीष्म पितामह ने तो मना कर दिया कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य करने वाला हूं, ठीक है। तो अब ऋषि आते हैं, तो ऋषि के साथ नियोग के साथ ही यहां पर संतान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो आंखें मीच ली जाती हैं अंबा के द्वारा, तो इस वजह से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अंबालिका जी जब जाती हैं तो वो पीली पड़ जाती हैं ऋषि को देखकर, तो इस वजह से पांडु को जो है पीला रोग हुआ, ठीक है। पांडु रोग था, नाम इसी वजह से उनका पांडु था, पांडु रोग था। पांडु पेट का एक रोग होता है, इसमें मतलब डेथ हो जाती है एक समय के बाद। लेकिन जो विदुर की माता थी, ठीक है, अब हुआ क्या, रानी ने कहा कि तुम दोबारा जाओ, तो वहां पर दोबारा अंबा और अंबालिका ने जाने की बजाय विदुर की जो माता है, दासी थी, वो उनको भेज दिया। अब उन्होंने जाके बहुत नॉर्मली रिएक्ट किया, तो इस वजह से उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ वो बहुत बुद्धिमान, बहुत धैर्यवान, एक अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ, दैट इज विदुर, जिनमें बुद्धि अच्छी थी, इवन शस्त्र विद्या भी अच्छी थी। अगर आपको यह लगता हो कि विदुर भाई हल्के में थे तो गलत सोच रहे हैं आप। भरी सभा में दुर्योधन से उन्होंने एक संवाद में यह कहा है कि दुर्योधन अगर मेरे हाथ सिंहासन के कर्तव्य से न बंधे होते तो तुम्हारी मौत का कारण मैं बनता। ये क्षमताएं थी उनकी, तो क्योंकि बुद्धि इतनी थी भाई, तो ये समझिएगा। तो ये नियोग प्रथा उस समय से चली आ रही है, ठीक है जी हाँ, ठीक है। मैं इस पर अपने जो विचार है, मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता वास्तविकता में, मैं आपको केवल वो बता सकता हूं जो लिखा हुआ है ना। जहां पे मुझे अपने विचार प्रकट करने होते हैं मैं बता देता हूं। सर आईवीएफ जैसा कोई सिस्टम उस समय शायद नहीं रहा होगा, हो सकता है कि यह जो सिस्टम है नियोग प्रथा उस समय आईवीएफ जैसी कोई प्रणाली के तौर पर आधारित रहा हो, हम क्या ही कह सकते हैं इस पर, हमने इस चीज को सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जैसे आज की डेट में तो आईवीएफ होता है, वो एक प्रकार का नियोग ही तो है, ठीक है। तो समझिए, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको तो आप कम से कम नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। अब ऋग्वेद के अंदर जो देवता हैं, उस समय के देवता हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से देवता उस समय प्रचलित थे, है ना, कौन कौन से देवता उस समय प्रचलित थे? जैसे इंद्र प्रचलित थे। ऋग्वेद समाज में देवताओं का अगर हम व्याख्या करें कौन कौन से देवता प्रचलित थे, इधर जगह है तो मैं इधर ही इसको लिख देता हूं। अरे हो भाई, देवताओं के बारे में लिखिए कौन कौन से देवता प्रचलित थे। बाबू सबसे ज्यादा प्रचलित देवता है इंद्र, प्रचलित देवता, प्रचलित देवता, प्रचलित देवता। प्रचलित देवता का मतलब है जो उस समय काफी ज्यादा फेमस गॉड रहे होंगे, फेमस डायटी, डायटी। यह गॉड टर्म की जगह डेटी का मैं यूज कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है? डायटी का रीजन है कि जिनकी उपासना होती हो, वो भगवान भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। चलिए दुष्यंत बेटा हाथ छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, इंद्र जो लिखा है, इंद्र लिखा है 250 बार, ये भगवान इंद्र जो है, ठीक है, इनका जिक्र 250 बार किया जाता है। भगवान इंद्र, इनका जिक्र किया जाता है बाबू 250 टाइम्स। किसमें? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जिक्र कर रहे हैं हम, ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर हम जिक्र कर रहे हैं, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के हिसाब से जो प्रचलित देवता है उनकी मैं बात कर रहा हूं। इंद्र 250 टाइम्स बताए गए कि इंद्र का जो उल्लेख है वो 250 बार किया गया है, ठीक है, प्रचलित देवता है। अग्नि 200 बार, अग्नि का जिक्र लगभग 200 बार किया गया है। भगवान विष्णु लगभग 100 बार, अग्नि, अग्नि लगभग 200 बार जिक्र किया गया है, 200 बार। कुछ किताबों में 176 भी लिखा हुआ है, तो उससे टेंशन नहीं लेनी है, ये लगभग में लिखा हुआ है। कुछ किताबों में ये 176 टाइम्स भी है,
जो एक लगभग संख्या को दर्शाता है। भगवान विष्णु 100 बार दर्शाए गए हैं। भगवान विष्णु 100 बार, भगवान विष्णु 100 बार दर्शाए गए हैं। और बच्चे भगवान शिव 3 बार दर्शाए गए हैं। भगवान शिव उस समय प्रचलित नहीं थे। भगवान शिव उस समय प्रचलित नहीं थे। सर ब्रह्मा जी कहां गए? ब्रह्मा जी कहां गए? वो है ही नहीं क्या? दरअसल ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है हमारे पुराणों से। आप एक शब्द सुनते हो ओम, ओम हमारे पुराणों में मिलता है, ना कि वेदों में। आपसे कोई भी आके आपसे कहेगा हम मैंने पढ़े हैं हमारे वेदों में ओम है, अरे ओम नहीं है उसमें। ओम एक सुप्रीम वर्ड है, वो हमारे पुराणों में है, जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। और जो ओम टर्म है ना, हम उसको रिलेट करते हैं किससे? भगवान शिव जी से। शिव जी विध्वंसक है, बात को समझना। ओम टर्म संस्कृति या पूरी की पूरी सभ्यता के बनने का प्रतीक होता है। ओम एक परम शक्ति है, जो ब्रह्मा जी के मुख से निकलने वाला पहला शब्द था, ठीक है, जिसको हमारे किसमें? पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें होती हैं बाबू। अब भगवान विष्णु जी हैं, ठीक है, भगवान इंद्र हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। सर शिव जी आजकल बहुत ज्यादा क्यों पॉपुलर हो गए? अब मैं इसके ऊपर कोई टर्म नहीं दे सकता, मतलब मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करूंगा तो वह एक धार्मिक टिप्पणी हो जाएगी। इस कारण से मैं इस पर धार्मिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, परंतु मैं कुछ बातें बता सकता हूं। कैसे? समझिए। देखो कई बार पता है क्या होता है कि जब शुरुआत में सृष्टि बनी तो इसमें ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा रोल है, भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? भगवान ब्रह्मा ने हम सबको बना दिया, पृथ्वी बनी, मनुष्य बने, हम सब बन गए। भगवान विष्णु है हमारे पालनहारे, ठीक है, मतलब वही इस चीज का निरूपण करेंगे कि हम किस प्रकार से जिएंगे, हमारा जीवन काल कितना होगा, वो भगवान विष्णु देखेंगे, ठीक है। भगवान विष्णु मतलब रामधारी सिंह दिनकर भी एक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, ठीक है। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। तो ये कौन कहते हैं? भगवान विष्णु खुद कहते हैं, गीता में भी कहा है उन्होंने। लेकिन भगवान शिव होते हैं जो सृष्टि का विनाश करते हैं। जब एक पूरी सृष्टि खत्म होती है तो वो भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव के डमरू से जब ध्वनि के प्रतिद्वंदी निकलते हैं ना, छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो उससे सृष्टियों का विनाश हो जाता है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिल जाती है कि यहां पर आजकल की जो जनरेशन है वो इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जा रही है, ठीक है, तो वो समझिए। लेकिन भगवान शिव परम है, परम, मैं आपको बता रहा हूं परम, ठीक है, ना आदि ना अंत है उसका, ठीक है, तो दैट इज भगवान शिव। इस वजह से भगवान शिव जी की पूजा को बहुत ज्यादा धीरे धीरे प्रमोट किया गया था, ठीक है। और ये मतलब बहुत लंबे समय में हुआ, ऐसा नहीं है एक समय में हुआ। रीजन दूसरा एक और है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन भी है। अगर सबसे प्राचीन भगवान की हम बात करेंगे तो देखो हमारे पास तो कोई आकलन नहीं है, लेकिन भगवान शिव के साक्ष्य हर एक युग से, हर एक काल से, हर जगह से मिले हैं, ठीक है जी हाँ। सर इंद्र के साक्ष्य कहां से मिले? भैया बोगजोई अभिलेख से मिले हैं, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार है। जब नोट हो गया है तो फटाफट बताइए। सर वो तो बहुत भोले हैं, वाह चांदनी वाह। खैर बाबू, इसमें नदियों का विवरण भी देख लीजिए कि ऋग्वेद में नदियों का वर्णन किस प्रकार से है। द डेस्ट्रॉयर गॉड, जी हाँ, द डेस्ट्रॉयर गॉड, ठीक है, द डेस्ट्रॉयर गॉड, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर समझिए भाई कि अगर मैं बात बताऊं कि सिंधु नदी का यानी हिरण्यवी, हिरण्यवी नदी जो है, इसका जो उल्लेख किया गया है वो 55 बार किया गया है, जो सबसे ज्यादा जिक्र है। सर्वाधिक जिक्र किसका किया है? सर्वाधिक, सर्वाधिक जिक्र किसका किया गया है? सर्वाधिक जिक्र, रिवर्स की बात कर रहा हूं, रिवर्स की भैया, रिवर्स में सर्वाधिक जिक्र किया गया हिरण्यवी का। हिरण्यवी यानी सिंधु का, सिंधु रिवर का किया गया, जिसको बोलते हैं हिरण्यवी। हिरण्यवी का किया गया, हिरण्यवी, और हिरण्यवी का जो जिक्र किया गया वो किया गया 55 बार। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, यमुना का किया गया है 3 बार, गंगा का किया गया है 1 बार, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। सरस्वती जी का किया गया है, सरस्वती नदी जो है जिसको
उस समय घग्गर नदी के तौर पर भी देखा जा रहा था, उनका किया गया 50 बार। सरस्वती 50, सरस्वती नदी का किया गया है 50 बार। 50, जिसको बोलते थे नदी तमा, यानी सबसे पवित्र नदी, नदी तमा, नदी तमा। ठीक है, नेक्स्ट भैया इसके बाद हम बात करते हैं नदी तमा के बाद सरस्वती नदी हो गई, सिंधु हो गई, और इसके यमुना 3 बार, यमुना 3 बार। और बाबू इसके अंदर जो अंतिम बचता है, अंतिम बचता है दैट इज गंगा 1 बार, गंगा 1 बार। तो ये इस प्रकार से कुछ उल्लेखीकरण किया गया है। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अरे भाई ये देख सचिन ने क्या लिखा है। हाँ भाई, मैं डीएवी में ही पढ़ा हूं। तो आपको किसने बताया भाई मेरे कारनामे डीएवी में? मेरे कारनामे आपको किसने बता दिया? ये तो बढ़िया था, ये तो लग रहा है मुझे ये लड़का बुलंदशहर का है। ठीक है। चलो नोट करते हैं। चलो भाई, हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सभ्यताओं के बारे में, उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में। उत्तर वैदिक काल का समाज पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल, रवि कह रहा है कि सर मैंने आज ही बैच लिया है। रवि तुमने तो झंडे गाड़ दिए भाई। रवि मेरे भाई, ऐसे करना बाबू रवि, इसको देख लेना। ठीक है, पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। हेडिंग डाल लीजिए उत्तर वैदिक काल की संस्कृति, उत्तर वैदिक काल का समाज, उत्तर वैदिक काल का समाज, काल समाज, उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, उत्तर वैदिक काल समाज, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब यह समझ पूरी तरीके से बदल गया, धीरे धीरे बदल भी इतना गया कि जिसका कोई जवाब नहीं, इतना बदल गया ये समाज, पूर्णतः परिवर्तित हो गया, इतना परिवर्तित हो गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। समझिए बाबू, ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं कि समाज में सती प्रथा प्रारंभ हो गई, सती प्रथा प्रारंभ हुई, सती प्रथा प्रारंभ। या सती प्रथा प्रारंभ मत लिखो क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है इसके। आप ये लिखिए बाबू कि जो जाति है किसी की भी, ठीक है, या किसी का भी वर्ग है, वो जन्म आधारित होना प्रारंभ हो गया। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा, जाति का निर्धारण जन्म आधारित होने लगा, निर्धारण जन्म आधारित होने लगा, जन्म आधारित होने लगा, होने लगा, जाति का निर्धारण जन्म आधारित होने लगा। ठीक है, कास्ट डिसाइडेड अकॉर्डिंग, कास्ट डिसाइडेड अकॉर्डिंग, डिसाइडेड बाय बर्थ, कास्ट बर्थ के अकॉर्डिंग होने लगी, कास्ट जो है वो बर्थ के अकॉर्डिंग होने लगी। प्लस इन लोगों ने लोहे को क्या कहा? कृष्ण अयश कहा, कृष्ण अयश कहा, लोहे को कृष्ण अयस कहा। उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस कहा, लोहे को कृष्ण अयस नाम दिया, कृष्ण अयस नाम दिया, अयस नाम दिया, कृष्ण अयस नाम दिया। आयन को क्या नाम दिया? कृष्ण अयस, कृष्णा, कृष्ण अयस, कृष्ण अयस नाम दिया। अयस का मतलब होता धातु, अयस का मतलब होगा धातु, कृष्ण का मतलब होगा काली धातु, तो यानी लोहा। इसी वजह से इसको आयरन, लेटर वैदिक पीरियड को कहा जाता है आयरन एज, आयरन एज कहते हैं। ठीक है, लोह युगीन संस्कृति, लोह काल। इसके हमें साक्ष्य मिले अंतरजी खेड़ा से, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले? साक्ष्य अंतरजी खेड़ा, इसके एविडेंस हमें अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, अंतरजी खेड़ा से मिले। अंतरजी खेड़ा कहां पे बताओ फटाफट? इसको श्याम अयस भी बोलते हैं, कृष्ण अयस भी बोलते हैं बाबू, श्याम अयस भी बोलते हैं। इसको चाहे तो आप कृष्ण अयस बोल लीजिए, इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इसको कृष्ण अयस बोलेंगे, या फिर इसको श्याम अयस भी बोल सकते हैं, श्याम अयस, श्याम अयश भी इसको बोला जा सकता है।
ठीक है, श्याम अयश भी इसको बोला जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही बोया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसी काल के दौरान जो खेती है वह बहुत अधिक होने लगी, खेती के कई सारे प्रकार हो गए और बहु खेती होने लगी। ठीक है, चलिए खेती अधिक प्रचलित हुई, अधिक प्रचलित हुई, अधिक प्रचलित हुई, अधिक खेती अधिक प्रचलित हुई, खेती अधिक प्रचलित हुई और इसमें बहु खेती होने लगी। बहु खेती, बहु खेती का मतलब होता है मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर, मल्टी क्रॉप यानी अलग अलग फसल होने लगी। पहले लोग एक ही फसल बो रहे थे, अब ये इन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया। जी हाँ, ठीक है, याद रखना। अंतरजी खेड़ा कहां पे बाबू? एटा में है, एटा में। कुछ बच्चे लिख रहे हैं एटा, जो कि सही लिख रहे हैं, एटा उत्तर प्रदेश। अब मैं बताऊं, एटा में मैं शादी में गया था एक में, ठीक है, और मतलब आफ्टर बीइंग अ टीचर मैं एटा में गया था शादी में, ईटा लिख दिया मैंने, तो ये एटा लिखना था। हमारे यहाँ के एक फैकल्टी की शादी हुई थी, तो वो वहीं पर हुई थी। हाँ, करियर विल की एक फैकल्टी की शादी हुई थी एटा से। हाँ, तो इसको लिख लेना, खेती अधिक प्रचलित हुई, प्लस मनुष्य कर्म कांड में विश्वास रखने लगा कि मैं जैसा करूंगा मुझे उसका फल मिलेगा। अब जब जब ये बात हुई है, ब्राह्मणों का रोल बढ़ता चला गया, ब्राह्मणों का राइज मैक्सिमम यहां पर हुआ। समझना, मनुष्य कर्म कांड में भरोसा करने लगा, कर्म कांड में अधिक भरोसा करने लगा, अधिक भरोसा करने लगा, अधिक भरोसा करने लगा, करने लगा, अधिक भरोसा करने लगा कर्म कांड में। अब कर्म कांड में इसको लिख लेना, ह्यूमन स्टार्टेड टू बिलीव कर्मा थियरीज, कर्मा बिलीफ सिस्टम, कर्मा बिलीफ सिस्टम। और जैसे ही कर्मा बिलीफ सिस्टम को स्टार्ट किया गया, ब्राह्मण्स का राइज देखने को मिलता है। अर्पित शुक्ला कह रहे हैं यहां मेरा राइज हो गया है। जी हाँ शुक्ला जी, ठीक है, लेकिन ये जो बाद में जो है ना, ब्राह्मणों को और भी अलग विभाजित किया गया है। ठीक है, चले, तो भाई इसमें याद रखना, यही ब्राह्मण जो वंश था उसका बहुत अधिक विकास हो गया, यही ब्राह्मण वंशों या फिर ब्राह्मणों का को अधिक प्रभावशाली बनने का मौका मिला। प्रभावशाली बनने का क्यों मिला, ये बताओगे मुझे कोई? प्रभावशाली बनने का मौका मिला, कारण बताओ मुझे। बनने का मौका मिला या प्रभावशाली बनने की शुरुआत हुई, ब्राह्मण को अधिक प्रभावशाली बनने का अवसर मिला। ब्राह्मिन्स एनहेंस्ड, ब्राह्मिन्स ग्लोरिफाइड, या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉस्पेरस, बिकेम मोर प्रॉस्पेरस। कारण बता दो मुझे। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस बहुत अधिक प्रॉस्पेरस किस वजह से हो गए? ठीक है, चलो भाई, इस प्रकार से होने के पीछे का एक सबसे स्पष्ट कारण क्या था कि जब भी कोई कर्म कांड में भरोसा रखेगा तो वो चाहेगा कि भगवान उसको उसके किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। सुना है आपने, गंगा क्यों जाते हो, महाकुंभ क्यों गए थे? स्नान करने के लिए, ताकि पाप धुल जाए, राइट। गंगा जी में क्यों नहाते हो? ताकि पाप धुल जाए, क्योंकि पवित्र नदी है। अच्छा, इस समय सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो एक बात बहुत ज्यादा चलती है, जैसे आपके यहां भी चलती होगी, कि भाई अगर घर में यज्ञ करा दें, मतलब जो यज्ञ होता है, अगर हम यज्ञ करा देंगे, अगर घर में यज्ञ करा दें, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में वो पवित्र माना जाएगा कि आपने जो जो कर्म किए हैं वो सारे पवित्र हो गए। तो जब हवन कौन करेगा घर में, यज्ञ कौन करेगा घर में? ठीक है, कौन करेगा? दैट इज ब्राह्मिन्स। यज्ञ करने की जो क्षमता है, यज्ञ करने की जो जो शिक्षा है, वो किसके पास है? ब्राह्मिन्स के पास। तो ब्राह्मिन्स इस वजह से राइज में आ गए। ठीक है, इस वजह से ब्राह्मिन्स राइज में आ गए। ठीक है, फटाफट इसको समझिए। बात है समझ। सर महाभारत आज की जनरेशन के लिए रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं भाई, मुझे सही लगता है महाभारत। महाभारत के कवि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की तरफ ध्यान दीजिए।
महाभारत जो आज की डेट में लोगों को दिखाया गया है वो दरअसल में है ही नहीं, उसके भाव को समझिए। ठीक है, चलिए। तो अब सर कौन कौन से यज्ञ इस समय हुआ करते थे? तो बाबू इस समय कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, मैं उनके बारे में एक बार आपको जानकारी देता हूं। इस समय आपके कुछ इस प्रकार के यज्ञ आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, यज्ञों के प्रकारों को। ठीक है, क्योंकि दरअसल ना ये सिलेबस आपका आज कंप्लीट करना था, तो मुझे इसको थोड़ा छोटा रखना पड़ा। ये यज्ञों के प्रकार हैं, दीज आर टाइप ऑफ यज्ञ, दीज आर टाइप ऑफ यज्ञ। तो यहां आपको राजसूय यज्ञ देखने को मिलता है, राजसूय यज्ञ। ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, इनको आप नोट कर देना आराम से, इनको आप नोट कर देना आराम से। दूसरा, वाजपेय यज्ञ देखने को मिलता है, राजा में देवीय शक्तियों के आरोपण के लिए किया जाता है। सिंहासन जब राजा ग्रहण करता है तो बाबूजी उसको बोलते हैं राजसूय यज्ञ। राजा बनते ही राजसूय यज्ञ कराना पड़ता है। जब राजा चक्रवर्ती हो जाता है, मतलब जब राजा का सिक्का चलने लगता है अपने एरिया में, तो ऐसी परिस्थिति में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। राजा के चक्रवर्ती होने के लिए यज्ञ किया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ जो है संतान की प्राप्ति के लिए होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, और क्रीरिष्ट यज्ञ होता है अकाल के समय वर्षा आने के लिए। अग्रोष्ठोम यज्ञ होता है, सोमरस पीसा जाता है, पिया जाता है। पुरुष मेघ यज्ञ होता है, पुरुष की बलि दी जाती है। सबसे हानिकारक और सबसे खतरनाक यज्ञ है पुरुष मेघ। जब जब पुरुष मेघ होता है तो पुरुषों की बलि दी जाती थी। अब इसमें पुरुषों की बलि दी जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक मेल कैंडिडेट की बलि दी जाएगी, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए, दीज यज्ञ इन इंग्लिश, आयुषी इसको लिख लीजिए, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञ, राजसूय यज्ञ हो जाएगा। वाजपेय, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, वाजपेय यज्ञ, या इसको इंग्लिश में ऐड कर देंगे, वो नाम नाम की तरह ही है ये। ठीक है, ये दीज आर जस्ट नेम्स, दीज आर जस्ट नेम्स, कोई इसमें नया नहीं है ना, जस्ट नेम की तरह है। दीज आर जस्ट लाइक नेम्स, सिर्फ नाम की बात है। क्या ये एग्जाम में आते हैं? बाबू पुरुष मेघ यज्ञ एग्जाम में आया था। पुरुष की बलि दी जाने पर किस यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था? ठीक है, बहु खेती का मतलब होता है जहां कई सारी खेतियां होती हूं। शिखा मिश्रा जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये परसों की क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। कौन से पुरुष? अरे महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक की बलि दी जाती थी। ठीक है, चलिए, इसको अगर आप नोट कर चुके हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इस समय कुछ विशेष प्रकार के विवाह भी चलते थे। अब विशेष प्रकार के विवाह देखिए कौन से चलते थे इस समय। इंपोर्टेंट टाइप ऑफ मैरिजेस, हेडिंग डालो, इंपोर्टेंट टाइप ऑफ मैरिजेस। बहुत जल्दी लिख लो, शादी के प्रकार। बिहानी कराना क्या अपना? सर ऋग्वैदिक काल कैसे खत्म हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, इंसानों की सोच में परिवर्तन होता चला गया और धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल खत्म की ओर बढ़ने लगा। तो जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने बाद वाले जो वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहा। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था कि अब खत्म हो गया ऋग्वैदिक, अब उत्तर वैदिक शुरू होगा, नहीं। ये हमने विभाजन किया है लोगों की सोच में परिवर्तन की वजह से। ठीक है, अच्छा क्या एक बात बताओ, क्या गोरे और काले में क्या किसी ने, भगवान ने अंतर बना के भेजा था? नहीं, हमने बांटा है। यार यो तो गोड़ा है, कभी बुरा लाग रहा है, और भाइयों तो कति मतलब कति कति काड़ा ही हो रहा है, कति ठीक है श्या हो रहा है का। ठीक है, न्यू भी कहा कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सर आप आईआईटी वाले बाबा कुंभ मेले में आप उनके बारे में बोल रहे थे। देखो मुझे तो इतना ज्यादा उनका जो भी नरेशन था मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। ब्रह्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बारे में अपने कोई तर्क बनाएंगे। यार मैं ब्रह्म हूं भी नहीं तो मुझे नहीं भी पता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इसके बारे में अगर आप राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, पुत्रेष्टि, क्रीरिष्ट, अग्रष्ठोम और पुरुषमेह यज्ञ देख चुके हैं तो दैट इज इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम इंपोर्टेंट मैरिजेस की बात हम करते हैं। विशेष प्रकार के विवाहों की बात हम कर लेते हैं। विशेष प्रकार के जो विवाह हुआ करते थे, ये लो। अच्छा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बाबू ये स्लाइड ऐड है, आप टेंशन मत लेना। मैं इंग्लिश वाले बच्चों को पहले ही बता दूं कि भैया मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। यहां पे इंग्लिश वाले जितने भी छात्र हैं
इंग्लिश वाले जितने भी छात्र हैं आपके लिए स्लाइड ऐड है, ये रही। ठीक है, मैं हिंदी वाले छात्रों को थोड़ा इसमें बता रहा हूं, आप इसमें से नोट कर देना आराम से पीडीएफ में से। अब बाकी इसमें यहां पर बात करते हैं जो कौन कौन से हमें यज्ञ इसमें देखने को मिल रहे हैं। चलो, सबसे पहले आता है भाई ब्रह्म विवाह। सबसे पहले क्या आता है भैया? ब्रह्म विवाह आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? ब्रह्म विवाह। ये उत्तर वैदिक काल के, लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में होने वाले विवाह, उत्तर वैदिक काल के विवाह, उत्तर वैदिक काल के विवाह है ये। कब के विवाह है बाबू? ये उत्तर वैदिक काल के विवाह है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पे बताया गया है मैरिज विद द सेम वर्ण विद सेम रिचुअल। ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होगा? ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का मतलब होगा, ठीक है चलो, समान वर्ण में विवाह करना, समान वर्ण में रीति रिवाज से विवाह करना, समान वर्ण में, समान वर्ण में रीति रिवाज से विवाह। आप बताना सबसे बढ़िया विवाह आपको कौन सा लगा? रीति रिवाज से विवाह करना, दैट इज दिस। गंधार विवाह, आय हाय, गांधार विवाह तो बहुत अलग है, इसको गंधर्व बोला जाता है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, वशीकरण, सौतन से छुटकारा। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये होता प्रेम विवाह। मैं तेरे इश्क में मरी पड़ी, लागे इश्क जंजीर जिए। ठीक है, लड़की की अनुमति के साथ विवाह। अरे लड़की की अनुमति तो होगी ही ना भाई, ये क्या बात हुई? ये समान वर्ण में रीति रिवाज से विवाह किया जाना, मतलब एकदम अरेंज मैरिज है जी, ब्रह्म विवाह अरेंज मैरिज। देव विवाह होता है जिसके अंतर्गत, अगर मैं देव विवाह की बात करूंगा, ठीक है चलिए, जो मतलब आप कह सकते हैं जो पुरुष होंगे, ठीक है, जो पुरुष वर्ग के माता पिता होंगे, पुरुष वर्ग के माता पिता होंगे, वो अपनी जो बेटी है उसको एक ब्राह्मण को दक्षिणा में दे देंगे, एक पुजारी को दक्षिणा में दे देंगे। ठीक है चलिए, तो इसको बहुत जरूरी है, देव विवाह बहुत जरूरी है। देव विवाह इसको बोला जाता है कि जितने भी आप एक तरीके से कह सकते हैं देव विवाह के अंदर, अरे ब्राह्मण को पुत्री को, ठीक है, पुत्री को पुजारी को विवाह के तौर पर दान करना, विवाह के तौर पर दान करना, तौर पर दान करना, दान करना, मतलब अपनी पुत्री की जो शादी वो एक ब्राह्मण से करा देना। ठीक है चलिए, हाँ जी। अर्श विवाह किस प्रकार का होता है कि अर्श विवाह अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है चलिए, देखो अर्श विवाह कैसा होता है? अर्श विवाह होता है, इसमें दहेज के तौर पर, दहेज के तौर पर गाय और बैल दिए जाए। दहेज में गाय और बैल दिया जाना, गाय और बैल दिया जाना, बैल दिया जाना, अर्श बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखना। प्रजापत्य विवाह आपको देखने को मिलता है, प्रजापत्य विवाह, इसके अंदर कोई दहेज ना दिया जाए, कोई दहेज नहीं। प्रजापत्य, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है? प्रजापत्य में दहेज बगैर, दहेज बगैर विवाह किया जाए। असुर विवाह, तुम में से कोई असुर तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, असुर तो नहीं है, असुर, असुर विवाह, असुर विवाह जो किया जाता है बेसिकली इसमें पैसे देकर विवाह किया जाता है। असुर विवाह, असुर, असुर विवाह किया जाता है, मतलब महिला, मतलब वधू पक्ष को, वधू पक्ष को, वधू पक्ष को धन देकर विवाह, धन देकर विवाह। जो वधू पक्ष होता है, जो पत्नी होगी, आप उसको पैसे दे रहे हैं विवाह करने के लिए। ठीक है जी हाँ। राक्षस विवाह, राक्षस होगा बे, राक्षस, राक्षस विवाह में क्या होता है? इसके अंदर मतलब आप ये मान लीजिए, राक्षस विवाह के अंदर अपहरण कर लीजिए महिला का, तो महिला का अपहरण राक्षस कहलाता है। ये राक्षसों के संकेत है। अब एक जो शब्द बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्षत्रिय धर्म तो यही कहता है अगर स्त्री और पुरुष दोनों राजी हैं तो उसका अपहरण कर लिया जाए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था कि अगर महिला से उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है कि तुम कहां विवाह करना चाहती हो, नहीं पूछा जा रहा है, तो जाके उसके घर वालों का समझाइए। ये नहीं कहा गया कि बिना चोरी चुप के उसको घर तक उठवा लो, ऐसे नहीं होती भाई साहब। ठीक है, तो इसको समझिए। जी हाँ सर। असुर विवाह होता है ये। राक्षस विवाह मैंने बताया, अपहरण करके विवाह, अपहरण विवाह, अपहरण करके विवाह,
अपहरण करके विवाह किया जाता है। और जो बचा हुआ है बाबू, जो आपका पिशाच, पिशाच नहीं वैसे पिशाच है ये, पिशाच, पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। पिशाच आप समझते हो ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, तो पिशाच विवाह बेसिकली आपको देखने को मिलता है जब वधु, ठीक है, बेसुध हो। ठीक है, वधु जब बेसुध हो, ठीक है, मतलब वधु जो है वो बेसुध है, वो होश में नहीं है, वधु होश में ना हो और तब उससे विवाह करना। होश में ना हो, होश में नहीं, तब विवाह करना, तब विवाह करना, बेहोश करके विवाह करना, तब विवाह, तो ये पिशाच विवाह होता है। तो एक इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। सर 4 नंबर बढ़िया है, ठीक, अच्छा। और दहेज में गाय बैल दिए जाते हैं, इस प्रकार का विवाह होता है। तो बाबू ये आपके टाइप ऑफ विवाह है, और मैं क्लास के लिए लेट हो गया अगली के लिए, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहां। अब बताइए कौन सा विवाह आपका बढ़िया है, ठीक है, तो अलग ही विवाह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, तो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बता दीजिएगा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है आपका वैदिक पीरियड, थोड़ी सी बातें बची हैं, कल थोड़े से क्वेश्चन कर देंगे, थोड़ी सी इसकी बात कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, देन महाजनपद, उसके बाद टेन्योर्स आपके हो जाएंगे मौर्य काल, फिर उत्तर मौर्य, फिर गुप्त, फिर उत्तर गुप्त, उसके बाद राजपूत, फिर साउथ इंडियन, और उसके बाद ये कंप्लीट। ठीक है, चलिए। हाँ जी हाँ, जैसा मैंने बताया, अगर आपको करंट अफेयर की कोई भी दिक्कत है तो करंट अफेयर के बारे में बाबू मैं बता चुका हूं कि आप सीधा जा सकते हैं इंटरनेट पर और सर्च कर सकते हैं जीत राणा, और जीत राणा सर्च करने के बाद यहां पर एक बहुत तगड़ी प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी है मैंने, जो 2025 की करंट अफेयर्स की बात करेगी ये रही, और एक वीडियो और डाल दी है 4 घंटे पहले, तो देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।